अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। -1 की गूंज इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। सवाल यह पैदा होता है कि -1 की आवाजें अब क्यों उठना शुरू हुई हैं। शेख रशीद साहब वफाकी वजीर हैं, उनकी जानिब से भी आज बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना यह है कि -1 नहीं, अगर होगा तो -3 होगा। इसके अलावा उन्होंने जो वज़ीर आज़म साहब का दावा था, या पीटीआई के अक्सर लोग दावा करते थे कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है और शायद एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं है सिर्फ इमरान खान के अलावा, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल चॉइसेस मौजूद हैं, हम बिल्कुल आखिरी चॉइस नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। वजीर आजम ने -1 की टर्म को इतना डिग्निफाइड क्यों कर दिया? होता यह है कि इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, र्यूमर्स आती हैं, खबरें आती हैं और वो चली जाती हैं, गुम हो जाती हैं। लेकिन वजीर आजम ने क्यों चूज किया कि वो फ्लोर ऑफ दी हाउस इस पर बात करें, और ना सिर्फ बात करें बल्कि मजीद भी जो फ्यूचर का लाहे अमल हो सकता है। जैसा उन्होंने कहा कि अगर ये आएंगे मेरे पार्टी वाले तो वो भी अपोजिशन के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब ने एक और भी बेबसी का आज उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे वफाकी वजीर होने के बावजूद पाकिस्तान से इंजेक्शन नहीं मिल सका, 5 लाख रुपए का भी इंजेक्शन नहीं मिल सका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मिलिट्री हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए हैं। तो आम आवाम का सोचा जा सकता है कि आम आवाम के हालात सेहत के हवाले से, सेहत की सहूलियात के हवाले से कैसे हो सकते हैं। तो जमहूरियत का ये बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि फॉल्ट है, सियासतदानों का फॉल्ट है, जमहूरियत का फॉल्ट है कि एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सक रहे 72 सालों में, जहां पे इन तमाम लोगों का इलाज हो सके। अपने इलाज के लिए कम से कम कोई हॉस्पिटल बना ले और बाकी आम आवाम की तो बात ही ना की जाए। आम आवाम को तो अल्लाह वारिस है। इस पर भी बात करेंगे। और अरशद मलिक साहब की जो बरतरफी हुई है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न मनाए जा रहे हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि शायद वो सुरखरू हो गए हैं, जीत गए हुए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अरशद मलिक साहब की बरतरफी से जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसकी लेजिटिमेसी भी चैलेंज हुई है या नहीं, इस पर भी बात करते हैं। और ये भी देखने की जरूरत है कि ये टाइमिंग कितनी अहम है। अरशद मलिक साहब का बरतरफ होना, ये डिसमिसल इतना कोई इजी नहीं लगता। काफी महीनों से ये केस चल रहा था, तो एकदम से कैसे उनकी डिसमिसल होगी, बरतरफी हो गई। टाइमिंग किस तरफ लेकर जा रही है? टाइमिंग से पीटीआई को परेशान होने की जरूरत है या नहीं? और उज़ैर बलोच साहब की जेआईटी आई है, उस पर भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ाने के लिए ये जेआईटी मंजर आम पर तो नहीं लाई गई, और क्या जेआईटी में जो इल्जामात लगाए गए हैं उससे पीपल्स पार्टी को बरीउल जिम्मा करार दिया जा सकता है। दो उसमें मैंने जो पढ़ी है 29-30 पेजेस पढ़े हैं, 36 पेजेस की ये जेआईटी है, उसमें कहीं भी फरियाल तालपुर साहिबा या आसिफ अली जरदारी साहब को किसी किस्म का नहीं मुर्दे इल्जाम ठहराया गया है। लेकिन फिर भी बात की जा रही है कि असलहा मिलता रहा है, भत्ता मिलता रहा है, उज़ैर बलोच को ट्रांसफर्स होती रही हैं, लूट मार करते रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स भी उज़ैर बलोच करवाता रहा है। इन तमाम इश्यूज पर बात करते हैं। मेरे साथ बहुत ही वेल एस्टीम्ड पैनल मौजूद है। जर्नलिस्ट का मजहर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। हफीजुल्लाह न्याजी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मोहसिन बेग साहब से शुरू कर लेते हैं। मोहसिन बेग साहब, ये जो शेख रशीद साहब की जानिब से बात की गई है कि -1 नहीं होगा बल्कि -3 होगा, तो इससे क्या मुराद ली जा सकती है कि सारा जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लिपट जाएगा, या दो तो ऑलरेडी माइनस हुए हुए हैं? मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली मुझे नहीं समझ आती कि शेख रशीद साहब जब भी पॉलिटिक्स पे अपना तबसरा करते हैं वो क्या सोच के करते हैं। मैं नहीं समझता -1 का फार्मूला चलेगा या आने वाले दिनों में होगा। मैं समझता हूँ कि अगर लिपटा तो सारा सिस्टम लिपट जाएगा और उनका -3 कहना, -3 कौन हो सकता है? एक्चुअली तरीके इंसाफ में खान साहब हैं, अगर खान साहब ना हुए तो ये पार्टी नहीं होगी। और हमारे यहाँ क्योंकि शख्सी पार्टीज हैं, खानदानी विरासत में मिली हुई पार्टी ओहदे बांटे जाते हैं, तो मकसद ये है कि ना 3 होगा ना 1 होगा। मेरा ख्याल में अगर गया तो पूरा सिस्टम जाएगा। और ये जो जमहूरियत के नाम पे हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान में खेल रचा रखा है, ये जमहूरियत आई डोंट नो
किस चीज को ये कहते हैं। हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत है, ना मुल्क में उस तरीके से जमहूरियत है, और अगर इसको ये जमहूरियत कहते हैं तो उसके समरात ना रियासत को मिले ना अवाम को मिले। हम दिन ब दिन हमारी रियासत का भी बुरा हाल और अवाम का भी बुरा हाल होता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी जमहूरियत को मुल्क को कोई फायदा हुआ, अवाम को कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ। हाँ, चंद खानदानों को, चंद लोगों को, चंद पॉलिटिशियंस को। बेग साहब, मुझे ये फरमाइए कि शेख रशीद साहब ने जो -3 की बात की है, ये ओवरऑल सिस्टम लिपटने की बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब के घर जाने की बात कर रहे हैं? नेचुरली मतलब साहब, जब अगर सिस्टम लिपटेगा तो मैं नहीं समझता कि वही लोग, अगर वही लोगों को वापस लाना है, जो इदारे ये डिसाइड करते हैं कि सिस्टम लिपेटा जाए, और मैं समझता हूँ कि टाइम की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। आपकी स्टेट चलती हुई नजर नहीं आ रही, और स्टेट के इदारों को ये सोचना पड़ेगा। और जब अगर सिस्टम लिपटेगा तो ये -3 नहीं, कोई पॉलिटिशियन मैं नहीं समझता कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है जिसमें हम धंसते जा रहे हैं। और ये अगर होगा तो मैं समझता हूँ सबको साथ मिला के कोई ऐसी नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए जिससे ये मुल्क इस क्राइसिस से निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाले हालात बड़े खौफनाक हो गए। बिल्कुल सही है, आप बात कर रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। मोहसिन बेग साहब, मुझे इजाजत दीजिए। हफीजुल्लाह न्याज साहब हमारे साथ हैं। हफीजुल्लाह न्याज साहब, वजीर आजम को क्या जरूरत पेश आई कि इस टर्म को वो डिग्निफाइड करते और इस टर्म को सिग्निफिकेंट करते, चूंकि अदरवाइज बहुत सारी र्यूमर्स, खबरें आती हैं और वो क्रॉल अवे हो जाती हैं, लेकिन वजीर आजम ने क्यों चूज किया कि इस पर बात की जाए? कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब ने इनफैक्ट बैक टू बैक 2 स्पीचेस की हैं, और उसके अंदर जो तकरीबन जो उनका जो 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 एक बयानिया था, जो कोर, वो एक पे ये इंसिस्ट करते रहे कि मैं कहीं नहीं जा रहा और मेरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई मेरा मुतबादिल नहीं है। दूसरे में उन्होंने लोगों के सामने आगे एकदम सरप्राइज दी और कहा जी कि जो है ना, जो माइनस वॉटेवर आप ढूंढते फिर रहे हैं, तो वो जो है -1 जब होगा तो अब ये एक बड़ी उन्होंने बड़े मानीखेज बात की, और मेरे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। उन्होंने मुड़ के हाउस की तरफ कहा कि अगर -1 हुआ तो ये जो लोग हैं मेरी जगह जो आएंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अब बजाय तो बड़ा सिंपल सा एक जेस्चर था, लेकिन मैं इसको सिंपल नहीं समझता हूं। मैं तो सब कुछ जो उनके बारे में, जो उनकी जो माइंड सेट है और मुझे जो एक लग्जरी है या एक बेनिफिट है उनके ज़हन को पढ़ने का, तो वो बुनियादी तौर पे पिछले 1.5-2-2.5 साल से एनआरओ से लेके और नहीं छोड़ूंगा से लेके वो उनका मुखातिब कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी या पीयूष पार्टी या पीएमएलएन या कोई दूसरा नहीं रहे, बल्कि वो सुनाते किसी और को थे कि अगर आपने इस तरह का कोई कदम बढ़ाया तो मेरा ताउन नहीं होगा, मैं रजिस्ट करूंगा। उन्होंने ये भी कहा, सामने बड़े बड़े काबरीन पाकिस्तान के बैठे थे जिनके साथ वो एक पेज पे होने का दावा करते रहे, उनके सामने मेमन डैम के इफ्तिताह पे कहा कि अगर एनआरओ दिया तो गद्दारी होगी। गद्दारी का मतलब ये नवाज शरीफ से तो उसका ताल्लुक नहीं था, ये किसको सुना रहे थे, इक्तदार छोड़ दूंगा एनआरओ नहीं दूंगा, ये कुछ 1.5 साल पहले की बात है, ये किसको कहा था। अब जब मैंने कहा कि जब लोगों की तो देख के कहा कि ये नहीं छोड़ेंगे, अब मैं उसको वो ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अगर मैं इसके बारे में अपना तजिया, तखमीना या जायजा सही बना लिया कि इनका मुखातिब कौन था, तो मेरा ख्याल यह है कि आज जब शेख रशीद साहब ने कही है तो मेरे ज़हन में एक ही बात आती थी कि उसका इशारा तो सामने था, जैसे मेमन डैम के ऊपर इतनी दूर अफ्तादा जगह पे जाके वहां पे उन्होंने सामीन जो थे वहां चीफ जस्टिस पाकिस्तानी बैठे थे, वो हमारे। तो आप ये बताइए कि वो माइनस होते नजर आ रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि वो माइनस हो जाएंगे? उन्होंने यही, मैं आखिरी जो मैं कह दूं ना, उनका मतलब ये था कि जो मुझे -1 करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ या तो मेरा तय हो गया कि वो आपको भी माइनस करेंगे, क्योंकि शेख रशीद ने आज वो जो मेरी मैट्रिक्स है, जो फिलिंग द ब्लैंक है, वो आज मेरी कंप्लीट हो गई है। जो मेरे जेहन में बात आती है उसे ये आती है
कि अब इनका ये उनके साथ जो बात हो रही थी, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉलमिस्ट, जो तजिए निगार, जो अपने आप को दावा कहते हैं, तराते हैं कि हम इदारों को इनकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो टीवी के बेड चढ़ के जो है पूरे टीवी के ऊपर छाए हुए हैं, उन लोगों का जो 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 आजकल जो सियासी बयानिया है, वो भी आपको बताएगा कि ये वो सोच है जो वो लेके आते हैं। चुनाचे जब वो कभी बुजदार को गाली दे रहे हो तो समझो कि कहीं के कुछ लोग हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो बुजदार से कुछ नहीं है, उसको लेके आड़े हाथों लेके जाने चाहते हैं साल 1.5 साल से। अब पिछले 2-3 हफ्तों से वो सारे के सारे जो है वो इमरान खान के ऊपर जो पिल पड़े हैं। मैं तो जब से बात सूरत हाल हुई है बार बार यही कहा है कि खुदा के वास्ते अब ये खेल खत्म होने चाहिए। इमरान खान को अब टाइम ये उसका हक बनता है, जैसे तैसे वो आ गया, सिलेक्टेड है, जो भी है, लेकिन इसको टाइम, लेकिन डिलीवरेंस नहीं है, डिलीवरेंस का होना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए ना कि एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोविड-19 पर काबू नहीं पाया जा सके, गवर्नेंस के बहुत बुरे हालात हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी टॉपिक पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। काशिफ अब्बासी साहब 6 महीने पहले जनवरी में शेख रशीद साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के अलावा सिस्टम में कोई चॉइस मौजूद नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि हम आखिरी चॉइस नहीं है, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि -3 हो सकता है। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखें जी, शेख साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो इस बयान से एग्री नहीं करता। एक तो हमेशा चॉइसेस भी मौजूद होती हैं, दूसरा ये अब माइनस वाली बात बड़ी मुश्किल नजर आ रही है कि -3 हो जाए, बाकियों को भी माइनस कर दें। जो लोग नायल हैं वो तो नायल हो चुके हैं, बाकी सारों का तो एक लंबा प्रोसीजर मौजूद है कि अगर किसी को नायल करना है, किसी को फारिग करना है सिस्टम में से, उसके लिए बड़ी लंबी कोर्स करनी पड़ती है। उस तरह नहीं होगा जिस तरह इवनफील्ड अपार्टमेंट्स के केस में हुआ था, तो वो टाइमिंग छोड़ते हैं। एक चीज जिसपे उन्होंने पोजीशंस करेक्ट की है कि इमरान खान के अलावा चॉइस कोई नहीं है, तो इसका मतलब आप सारे कह रहे हैं कि चॉइसेस तो हैं, ताकि वो किसी और को मुश्किल में न डालें। ये बात करके पॉलिटिकली मुश्किल पड़ जाती है इदारों के लिए। दूसरा मेरा ख्याल है माइनस वाली बात तो पाकिस्तानी सिस्टम में इस वक्त मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। मुझे तो इमरान खान साहब भी जाते हुए नजर नहीं आ रहे वैसे, लेकिन ये -3 वाली बात भी मुझे को ठीक नहीं लगती है। अगर ये हुआ तो वो भी जाएंगे, ऐसा आई डोंट थिंक दैट हैपेंस, क्योंकि किसी ना किसी ने ये मुंह चलाना। काशिफ अब्बासी साहब, नजम सेठी साहब का 2 दिन पहले एक आर्टिकल आता है, फिर उसी पर नईम लोधी साहब का भी एक आर्टिकल आता है। नईम लोधी साहब का जो आर्टिकल है उसमें तमाम उन सवालात के जवाब हैं तकरीबन जो नजम सेठी साहब ने उठाए थे, पूरा उन्होंने रोड मैप दिया हुआ है। तो आपको लगता नहीं है कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ चीजें जा रही हैं? देखिए, नेशनल गवर्नमेंट जिस आसानी से लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी, मुझे उतनी आसानी से मुझे नहीं लगता था कि इमरान खान साहब को अगर माइनस करेंगे तो तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा कुछ नहीं। उसमें से भी आप 150-55 सीटें तहरीक इंसाफ की, 40-50 लोग तो ऐसे होंगे जिनको रोपन करके आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत से तो लोग ऐसे होंगे जो किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे। वो जो तहरीक इंसाफ खसूसन इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं वो क्या करेंगे? दूसरा, वो बिलावल भुट्टो जो सिलेक्टेड की बहस से बाहर नहीं निकलते, कैसे वो किसी नेशनल गवर्नमेंट जो ऑर्केस्ट्रेट होगी पीछे से कोई फोर्सेस उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रही होंगी, उसका हिस्सा कैसे बनेंगे? वो सर उनसे जो मेरी बात हुई है उनका भी यही मानना है कि एट बेस्ट उनके लिए ऑप्शन काबिल कबूल यह है कि 6 महीने की गवर्नमेंट आए, रिफॉर्म्स करे, इलेक्शन रिफॉर्म्स करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए। सो ये जो नेशनल गवर्नमेंट जो नजम सेठी साहब की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है देखिए नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे नेशनल गवर्नमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही, और ना नेशनल गवर्नमेंट मुझे चलती नजर आ रही है कि वो नेशनल गवर्नमेंट करेगी क्या। आप ये कह रहे हैं 6 महीनों के लिए अब्बासी साहब जो गवर्नमेंट आएगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी? वो इसी गवर्नमेंट पे तो इक्तफा नहीं कर रहे, वो भी तो वो कंसेंसस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स आके करेगी। देखिए, कौन सी रिफॉर्म तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टेड गवर्नमेंट आके रिफॉर्म्स करती है। ये मैं समझ सकता हूँ कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, ये बात मेरी समझ में आती है कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, क्या अदालती रिफॉर्म्स करनी है, और कौन सी रिफॉर्म है। ये तो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं, उनका मैनिफेस्टो होता है, वो हुकूमत में आकर रिफॉर्म्स करती हैं। ये 6 महीने के जिसको मैं कह रहा हूँ ना, एट बेस्ट मैं कह रहा हूँ ये नून लीग की सोच है कि इस किस्म का कोई सेटअप तो काबिल कबूल है, लंबा सेटअप कोई काबिल कबूल नहीं।
पीपल्स पार्टी तो मुझे उस तरह भी नजर नहीं आती जो 6 महीने के लिए भी किसी को कबूल करेगी। तो वजीर आजम कौन बनेगा? नून में से होगा, पीपल्स पार्टी में से होगा, पीटीआई में से होगा, कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बिलावल, शहबाज शरीफ। ये भी सारे सवाल हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स सवाल है। इतना आसान नहीं है एक नेशनल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनाना है ऐसे हालात में। सो मुझे बड़ा मुश्किल, मैं अपनी जात की हद तक आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है कल बन जाए। मुझे इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट बहुत मुश्किल नजर आ रही है। बिल्कुल सही है। नेशनल ना सही कंसेंसस गवर्नमेंट बनने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा 6 मंथ्स के लिए कोई गवर्नमेंट आ सकती है। वज़ीर अब्बास साहब, असद उमर साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अगर ज्यादा तंग किया गया तो ये हो सकता है कि वो इलेक्शन ही करवा दें। तो आपको कोई पॉसिबिलिटी, कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी इमरान खान साहब की लगती है? शुक्रिया। शायद देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं, मैं काशिफ की बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। सिर्फ इतना मैं जरूर समझ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो 2018 में थी उसके मुकाबले में बहुत कमजोर हो गई है और बहुत ज्यादा इत्तेहादियों पे अब उनको डिपेंड करना पड़ रहा है, उनकी बातें माननी पड़ रही है। पंजाब में सूरत हाल अच्छी नहीं है और इसमें ये नहीं कि कोई तब्दीली आ रही है, इमरान खान कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब की पॉलिसियों की वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है, और खासतौर पे उस्मान बुज़दार की वजह से मुस्लिम लीग नून पंजाब में मजबूत हो रही है। और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि इमरान खान उस्मान बुज़दार के सिलसिले में किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। PMLQ के साथ उनके जो अरेंजमेंट हैं उसमें बहुत ज्यादा हद तक दरारें पड़ गई हैं। बहुत ज्यादा अगर आप पर्सनली लोगों से जाके बात करें उनके, तो वो बिल्कुल भी, यानी यहाँ तक कह रहे हैं कि डिनर का जब इनविटेशन हुई तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो वफादारी नाम की भी कोई चीज नहीं रही है। ये क्यू के लीडर ने PTI के लीडर से कहा, तो हम डिनर में आके क्या करेंगे? आपने हमारे साथ जो मुआहदे किए थे उनमें से किसी एक शिप पर भी अमल दरामद नहीं किया। दूसरी तरफ जो BNP मैंगल नहीं मान रही, जमहूरी वतन पार्टी दीगर उनसे चलते रहे, तो इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान -1 फॉर्मूला होने जा रहा है। वैसे तो कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई नया केस खुलाए, फॉरेन फंडिंग केस में कुछ चीज हो जाए, तो होने को यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई अरेंजमेंट एज सच नहीं नजर आ रहा। उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं जब कोई गवर्नमेंट से निकलना शुरू हो जाता है, जब कोई जो है चीजें बहुत, BNP मैंगल की बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से इमरान खान कमजोर होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। मजहर साहब, आपको ये जो जज बरतरफ हुए हैं, ये आपको इशारा नहीं लगता इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जो PTI की लेजिटिमेसी है उस पर? कौन बरतरफ हुए? जो अरशद मलिक साहब बरतरफ हुए हैं, वो PTI की लेजिटिमेसी को चैलेंज नहीं करेगा? देखिए, 2015 में -3 फॉर्मूले की बात हुई थी और उनमें से 2 लोग माइनस हो गए। एक अल्ताफ हुसैन माइनस हो गए और एक नवाज शरीफ माइनस हो गए। अब जो बात शेख रशीद कह रहे हैं उनमें देखिए, आसिफ जरदारी अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मुझे वापस आते नहीं नजर आते, उसकी सेहत की वजह से भी, इवन अदरवाइज भी, तो एक और माइनस हो गए। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज पे जो है वो केस की जो है तलवार अभी भी लटक रही है, लेकिन मरियम नवाज के को एक्सेप्ट करने का मतलब दरअसल नवाज शरीफ को एक्सेप्ट करने का मतलब है, लेकिन वो भी नहीं नजर आते। तो जो शेख साहब बात कह रहे हैं वो माइनस सिस्टम की बात है, जो -3 वाली बात है वो माइनस सिस्टम की बात है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटे से ब्रेक लेना है और फिर ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे कि अरशद मलिक साहब बरतरफ हुए हैं, इसका फायदा नून लीग को होगा या PTI को होगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मोहसिन बेग साहब, अरशद मलिक साहब की बरतरफी का फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा या PTI को होगा? मेरे ख्याल में मितला साहब, अगर PTI इस सारे किस्से में दूर ही रहे तो अच्छा है। हाँ, नून लीग को फायदा क्या हो सकता है, आई डोंट नो। उनकी अपील तो अभी तक लगी हुई है नवाज शरीफ साहब की, और दूसरा ये है कि जो एविडेंस मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, उसके अलावा भी 2 वीडियो ऐसी थी जिसमें ये जज साहब जाके नवाज शरीफ साहब को जाती उमरा में मिले और उन्होंने वो जिक्र किया कि मुझे 2
सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की प्रेशर की वजह से आपको सजा देना पड़ी, वो एविडेंस अगर ये नून लीग वाले कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करते हैं, अपनी अपील में पेश करते हैं, इसकी लीगल वैल्यू क्या होगी ये तो कोई लॉयर ही बता सकता है, तो शायद वो इससे बेनिफिट उठाना चाहें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मॉरल विक्ट्री तो है कि एक ऐसे जज ने उनको सजा दी जिसका कैरेक्टर उन्होंने सबके सामने लाया, और अभी उस पे मोहर भी लग गई, हाई कोर्ट के जज साहबान ने ये साबित किया और उनको सैक भी कर दिया। तो आने वाले दिनों में शायद नून लीग इसको कैश करवाना चाहे मॉरल विक्ट्री के तौर पर, और लीगल जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं या नए जो वीडियोस हैं वो पेश करते हैं, क्योंकि वो वीडियो उन्होंने मंजर आम पर अभी तक नहीं लाए। तो आने वाले दिनों में अगर कोई बेनिफिट हुआ आप तो शायद समझते नून नहीं लीग है कि एहतसाब का जो बयानिया था पीटीआई का उसको धचका पहुंचा है? देखिए मित्तल साहब, आप भी देख रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं, पिछले 22 महीने में जो एहतसाब पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरीके से नैप कंडक्ट कर रही है, मैं नहीं समझता कि तरीके इंसाफ का वो बयानिया अब पब्लिक मानने के लिए तैयार है। यहाँ पे तो नैप जिसको चाहे, आई डोंट नो किसकी ख्वाहिश पर, लेकिन लगता यही कि किसी न किसी की ख्वाहिश पे अपोनेंट्स को भी और लोगों को पकड़ के अंदर करना, 3 महीने जेल में रखना, और उसके अलावा तो मुझे कोई एहतसाब जो पैसे जो लूटी हुई दौलत अरबों बिलियंस ट्रिलियंस लाने थे उनमें तो $1 भी नहीं आया। सके। बड़े वीक केसेस होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मुस्लिम लीग नून का बयानिया था कि एहतसाब का जो नारा है वो बहुत ही शेम है, बहुत ही विक्टिमाइजेशन पर मबनी है। आप समझते हैं कि कल की जो बरतरफी है जज साहब की, उससे मुस्लिम लीग के बयानियों को तकवीयत पहुंची है? पहली तो ऑन ए लाइटर नोट, बेग साहब ने जहां खत्म किया जिस फिक्रे पे, उसी से मैं जोड़ते हुए एक फिक्रा ऐड करता जाऊं कि नैब या हुकूमत कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर वापस लाना चाहती है, वो ला नहीं पा रही, और कई बिलियन डॉलर जो है या कम से कम मिलियंस डॉलर जो है उनको प्लेटर में लग के तश्तरी में सच के आप मिलते हैं तो उसको हाथ लगाने से इनकारी है, उसको वो लेने से इनकारी है, और उसके बारे में एक खास किस्म का तकद्दुस जो है वो उभर के सामने आता है कि वो ना पामाल हो जाए। बिल्कुल सही। देखिए, ये बात है कि पहली बात तो यह है कि बोन ऑफ कंटेंशन था क्या। सुप्रीम कोर्ट ने या नीचे हाई कोर्ट ने जो उनके डिमीनर या मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो जिसपे जज अरशद को डिसमिस किया है, वो था क्या? वो 2005 की वीडियो है जो असल में बोन ऑफ कंटेंशन है। अब 2005 में नाम बेनजीर यहाँ पे थी, ना नवाज शरीफ थे। वो जो वीडियो बनी है असल में उसी वीडियो ने ही इख्ताश पैदा किया हुआ है, और उसी वीडियो के ऊपर ही जजेस ने कहा हमारे शासन से झुक गए हैं। उसी वीडियो में भी कहा है कि जी जज साहब ने ये नहीं कहा ये वीडियो जाली है, उन्हें ये कहा जी मुझे निशा पिला के और इस तरीके से करके और मेरी ये वीडियो बना ली गई और मैं जो है बिल्कुल करके। तो ये एक ऐसी चीज है कि किसी सोसाइटी के अंदर, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर इस तरह वाक्य होता तो एक बिल्कुल हलचल मच जाती। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि आपने देखा जस्टिस जाज चौधरी साहब इज्जत आप हाई कोर्ट के, मेरा ख्याल है वो इतना लंबा अरसा चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उनके खासा अरसा 5-7 साल उन्होंने गुजारे। उनका इंटरव्यू जो है बीबीसी के साहब के ऊपर, वो इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। उसमें उन्होंने ये पैनामा क्या और जज अरशद क्या और हर चीज के ऊपर जो उन्होंने अपनी राय दी है हमारे सामने है। उन्होंने उसके भुट्टो के आज डॉन की भी हेडलाइन हुई है, बाकी अखबारों की भी उनकी वीडियो हेडलाइन है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये मसला यह है कि मुझे अफसोस यह है कि जब ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो उसके अंदर लगता यह था कि जैसे इसकी विंडो ड्रेसिंग करने के लिए दिया, क्योंकि जो कमेंट्स दिए कि इसको इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से करोगे तो शायद इसका फायदा हो जाए उसको, अगर इस ये तरीका ना होगा फोरेंसिक और फोरेंसिक को कराएगा नहीं, उसको ऑन करने पर कोई तैयार नहीं है। पहले बड़े जोर शोर से कहा गया कि इसको फोरेंसिक कराएंगे। तो ये गन जो है ना एक तसलसल 70 साल से हमने चल रहा था, उसके अंदर मजीद वो एक दलदल के अंदर एक मधानी चली हुई है और पाकिस्तान के अंदर हालात खतरे से नागुफ्ता बे है, तो ये भी अब चल रहा है। हालत नागुफ्ता बे है, बिल्कुल चाहिए। काशिफ अब्बासी साहब,
वो एक बुरी तरह अंडरमाइन हो चुके हैं। बुरी तरह नुमाया हो गए। काशिफ अब्बासी साहब, इस बरतरफी की आप पॉलिटिकल रिपरकशंस कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया था उसको तकवीयत पहुंची है? देखिए, उनका जो क्लेम था वो तो मजीद मजबूत हो जाएगा। उसको देखिए, हर जो भी सियासी डेवलपमेंट, जैसा कि डेवलपमेंट होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। सियासत, बेहतर सियासत वो होती है जो सबसे ज्यादा फायदा उठाती है किसी सिचुएशन से। अब इस सूरत हाल से कि उस जज को बरतरफ कर दिया गया है जिस पर यही इल्जाम मुस्लिम लीग नून लगा रही थी कि इसके ऊपर प्रेशर डाल के हमारे खिलाफ फैसला करवाएंगे। अब ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इसको इस्तेमाल करेगी और बहुत इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल करेगी, कर सकती है। हालात और इस बरतरफी के बाद हालात जो है वो अब मुस्लिम लीग नून की जो एक पोजीशन थी, फेवर्ड पोजीशन थी, उसके बिल्कुल साथ अलाइन हो गए। इसलिए मुस्लिम लीग नून तो इसको इस्तेमाल करेगी, यार पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है। जो भी सिचुएशन है, अब इस तरह अभी मैं न्यायी साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक जज साहब का बयान का जिक्र किया। अब ज़ाहिर है वो एक जज के बयान को न्यायी साहब इसको इस तरह देखेंगे, बहुत से जज दूसरे आके कहेंगे नहीं जी फैसला फेर हुआ है। जो दूसरी साइड है वो उसको कहेगी देखेंगे एक जज ने आके ये कह दिया कि फैसला बड़ा फेर था जो पैनामा के अंदर फैसला आया था। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर या जो ओपिनियन मेकिंग होती है, जो लोगों की राय बनती है, वो उसी बुनियाद पे बनती है कि आप एक बात के ऊपर मुस्लिम लीग नून इस जज अरशद मलिक साहब के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो लाए, उन्होंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज है। अब जब बरतरफ हो तो जाहिर फायदा ही फायदा मुस्लिम लीग नून का। रोज आके 2-3 प्लस सुनिए हम इसकी टाइमिंग अहम है। आपको लगता है कि बड़ा टाइमली ये डिसीजन आया है और इससे पीटीआई को नुकसान होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ टाइमिंग से कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, फर्क मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ कि टाइमिंग से मुराद 6 महीने पहले आता, 2 साल बाद आता। अगर तो इलेक्शन के करीब आता, आप इलेक्शन में जा रहे होते तो उस वक्त तो ये इलेक्शन के तौर पर और इलेक्शन उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी एक जज को बरतरफ कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग नून अगले 2 महीने 3 महीने से शोर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो केस रिव्यू में है, उन्होंने जो अपील दायर की हुई है मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको तो इस बरतरफी के साथ का उसमें लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। फायदा तो है, सियासी फायदा आज की तारीख है, सियासी फायदा है। लेकिन टाइमिंग उस तरह की क्रिटिकल नहीं है जितना अगर इलेक्शन से 2 महीने पहले आ जाता, महीने पहले आता, तो उसको जिस तरह क्रिटिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मेरा ख्याल इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, जेआईटी उजैर बलोच साहब की भी आ गई है। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी को दबाव में लाने की एक कोशिश हो सकती है? पीपल्स पार्टी को किस चीज के दबाव में लाएंगे? पीपल्स पार्टी के पास सिंध है और अभी तो मुझे नहीं लगता कि सिंध उनके हाथ से जा रहा है। मुझे कहीं भी नहीं लगता आप कल इलेक्शन करा दें पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाएगी, इसलिए कि इंटीरियर सिंध में कोई ऑल्टरनेट पार्टी नहीं है, कोई ऑल्टरनेट ग्रुप ही नहीं है। तो एज सच पीपल्स पार्टी को, और जाहिर है पीपल्स पार्टी को बाहर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉलिटिक्स इस वक्त कर नहीं रही है, लिहाजा पीपल्स पार्टी के फेज पे उस लिहाज से नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर देखिए, पीपल्स पार्टी कराची की अपनी सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी लूज कर गई और वो लियारी थी, और वो उन्होंने किसी और वजह से नहीं, उन्होंने यही उजैर बलोच को 2008 और 2010-11 में जो उसकी सरपरस्ती की, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने लियारी में लूज किया। इसलिए कि या तो लोग बिल्कुल पोलराइज्ड हो गए, वो किसी, या तो कुछ लोग किसी दूसरे ग्रुप में चले गए या उजैर के साथ आ गए, या जो बहुत सियासी लोग थे जो दोनों को गलत समझते थे वो बिल्कुल डिसइल्यूजन हो गए। और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ क्योंकि उस पूरे पीरियड में लियारी के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, लियारी के अंदर सिर्फ गैंग रहे, लियारी के अंदर सियासी काम बिल्कुल रुक गया। बिल्कुल सही है। ब्रीफ सा कमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए, इसमें बरीउल जिम्मा पीपल्स पार्टी को इसलिए नहीं करार दिया जा सकता चूंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारी इंडक्शंस हैं जो उजैर बलोच की जानिब से करवाई गई हैं उन तमाम सरकारी महकमों में जिसको पीपल्स पार्टी के लोग हेड कर रहे थे। इवन फिशरीज डिपार्टमेंट के तो हेड भी उजैर बलोच ने लगवाए। इसी तरह से पुलिस के जो SHOs थे वो भी चेंज करवाते रहे और वो सारा पॉलिटिकल कनेक्शन ही इन्वॉल्व था। सर मेरी बात तो सुन लें पूरे। देखिए, प्रॉब्लम जो है, जब अगर उजैर बलोच की चीज आगे बढ़ती है तो पीटीआई को भी प्रॉब्लम है, और उसकी वजह यह है कि फिर वो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने
परमला पीपल्स अमन कमेटी को 1 लाख असला के लाइसेंस देने की बात की थी, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। उन्होंने मुसलसल उजैर बलोच के थ्रू सारे वो जो कार्रवाइयां की, तो ये कैसे हो सकता है कि उजैर बलोच के बारे के मुकदमा जो चले उसमें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जो है वो उसका हिस्सा ना हो? तो क्या आज जीडीए जो है जिसमें जुल्फकार मिर्जा भी हैं, उनकी अहलिया भी हैं, वो उनके इत्तेहादी हैं, पीटीआई के इत्तेहादी उसमें। तो ये जो चीज है, ये मुकदमा कोई बहुत आगे तो नहीं बढ़ना, लेकिन असल चीज जेआईटी नहीं है उजैर बलोच की। असल चीज उजैर बलोच का बयान हलफी है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया 2016 में, और जो है वो उसमें नाम भी सारे शामिल हैं। उसमें बहुत से नाम सही हैं, गलत हैं, लेकिन उसमें फरियाल तालपुर साहिबा का नाम भी है, उसमें कादिर पटेल का नाम भी है, उसमें सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम भी है, उसके अंदर शाहजहां बलोच का नाम भी है। तो उसमें वो है, और मैजिस्ट्रेट वाली जो 164 का स्टेटमेंट होता है, अदालत में कानूनन वो अहमियत रखता है, जेआईटी की अहमियत नहीं बिल्कुल होती। ठीक हो गया। मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी साहब, मोहसिन बेग साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।